सो हेलो लवली स्टूडेंट्स, हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी में आपका दोबारा स्वागत है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए थे लास्ट ईयर से, आपने लास्ट ईयर अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा कि लास्ट ईयर मैंने ये चैनल शुरू किया था और मैंने शुरू किया था महाराष्ट्र का एसएससी बोर्ड क्लास 10 का हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। जो मेरे लास्ट वीडियो था एक्सप्लेनेशन का, उसमें जो है मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का टीएस का चैप्टर नंबर 5 जो है मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने पीवाईक्यू पेपर्स जो है 2022 और 23 के, उनका एनालिसिस भी दिया था। तो इसके साथ मेरा जो था लास्ट वीडियो, वो था करीबन 5 महीने पहले, अराउंड 5 मंथ्स अगो, जिसमें जहां तक मुझे याद है मैंने आपका 10th का हिस्ट्री पीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। हम हर हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग संडे सवाल किया करते थे, जिसमें मैं किसी ना किसी चैप्टर से आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा करती थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछा करती थी। तो जहां तक मुझे पता चला है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में आए थे। अच्छा, ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका बोर्ड एग्जाम्स कैसे गए। के आपने मेरे वीडियोस को अगर कॉन्स्टेंटली देखा होगा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहे होंगे, अगर आपने पीवाईक्यू के जो मेरा एनालिसिस है वो आपने देखा होगा, तो आई होप कि आपका जो एग्जाम है वो काफी डिसेंट, अबाव एवरेज या डिसेंट गया होगा। फिर भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके एग्जाम आपका कैसा गया, आपके क्या रिजल्ट्स आए, आपको मेरे पढ़ाने से कितना हेल्प मिला। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्या हम आगे करने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। तो जैसा कि मेरा चैनल है हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी, हम आगे भी हिस्ट्री ही पढ़ते रहेंगे। और क्योंकि अब हम एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड पे शुरू कर चुके हैं, तो क्लास 10 के बाद हम जो है क्लास 11 का, 11th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का सिलेबस शुरू करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का हम फिलहाल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो ये हिस्ट्री का सिलेबस है अभी, वो काफी एक्सटेंसिव है। अब मैंने वो क्यों बोला कि आपका जो सिलेबस है वो काफी एक्सटेंसिव है, पहला तो देख लीजिए, ये आपका हिस्ट्री का स्टैंडर्ड 11 का टेक्स्ट बुक है एसएससी बोर्ड का। आपके अगर टेक्स्ट बुक में मैं आऊं, आपका एक ओवरऑल देखें कि आपके क्या इस साल सिलेबस में है, तो आपको मैं बता दूं, इस साल आपके सिलेबस में नियोलिथिक एज से लेके मिडिवल एज तक, स्वराज के पीरियड तक का हिस्ट्री कवर किया गया है, ऑलमोस्ट 4 यूनिट्स में। अब आपका जो पहला यूनिट है, एक मिनट मुझे इसको एडजस्ट करने दीजिए। ओके, सो अब जो आपका पहला यूनिट है यहाँ पे, अगर आप देखें तो प्रोटो हिस्ट्री से शुरू होता है, नियोलिथिक एज से शुरू होता है। कि नियोलिथिक एज जो थी, मैं आपको बता देती हूँ, नियोलिथिक एज आज से शुरू हुई थी करीब करीब 8000 बिफोर क्राइस्ट एरा में। अच्छा, ये सिर्फ ओरिएंटेशन वीडियो है, आपको आपके सिलेबस का मैं एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, आगे क्या हम करने वाले हैं ये आपको समझाने वाली हूँ। चैप्टर्स जो है हम अगले वीडियो से शुरू करने वाले हैं, कि पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वीडियो स्किप करें, ये वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने कहा ये आपका सिलेबस बहुत ही एक्सटेंसिव है, कि क्यों, क्योंकि इस वक्त हम चल रहे हैं 2026 आफ्टर क्राइस्ट एरा, या एडी जिसको हम कहते हैं, आजकल एडी में चल रहे हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके सिलेबस की, जो शुरू होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8000 बिफोर क्राइस्ट एरा की बात करने से, ऑलमोस्ट द 10,026 अगो। इतना पहले आपका सिलेबस हम जो पढ़ने वाले हैं नियोलिथिक एज से, वो पीरियड था आज से करीब करीब 10,000 साल पुराना। और वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1600 एडी तक, मतलब आज से करीबन 400 साल पहले तक। मतलब आज से 10,000 साल पहले से लेकर आज से 400 साल पहले के बीच में जो टाइम गुजरा, उस बीच में क्या क्या हुआ, वो हम आपके इस एक स्टैंडर्ड में, एक टेक्स्ट बुक में पढ़ने वाले हैं। कि क्यों, तो अब आपको आई होप समझ में आया होगा कि क्यों मैंने कहा कि आपका जो पूरा सिलेबस है बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत ही लेंथी है। क्योंकि हम नियोलिथिक एज से शुरू करेंगे, जब लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, जब लोगों ने सिर्फ एक कम्युनिटी बनाकर गैदर होके रहना शुरू किया था, उस पीरियड से हम शुरू करेंगे। वैदिक एज में जाएंगे, उसके बीच में हड़प्पन देखेंगे। वैदिक एज के बाद हम पोस्ट वैदिक एज देखेंगे, हम मौर्य देखेंगे, पोस्ट मौर्य देखेंगे, हम छोटे छोटे किंगडम्स को बढ़ते देखेंगे, और फिर हम अरब्स के जो इन्वेजन था उसको देखेंगे। अरब से हम दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल एम्पायर और हमारा मराठा एम्पायर भी देखेंगे। तो अगर आप ओवरऑल देखें टाइम पीरियड के हिसाब से, बहुत ही लंबा पीरियड है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9,000 समथिंग पीरियड है। 9,000 से लेके 9,600 के करीब आपको इतने साल का जो है हिस्ट्री पढ़ना है। तो 9,600 ईयर्स की हिस्ट्री बहुत होती है, कि आपको
बट डरने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड आपको वर्ड्स लग सकते हैं, हो सकता है, बट हिस्ट्री जो है वो स्टोरी होती है कि एज अ स्टोरी अगर आप उसको समझेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही इजीली याद रहेगा, आपको वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। सो हमारा जो हिस्ट्री का सिलेबस है, पहला यूनिट है, आपके 16 चैप्टर्स को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो यूनिट है वो आपका प्रोटो हिस्ट्री पीरियड का है। प्रोटो हिस्ट्री में आप ये देखेंगे कि लोगों ने नोमैडिक लाइफ, मतलब नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह भटक के जो लोग रहते थे, वहां से एक सेटल्ड लाइफ, एक ही जगह पर अपना ठिकाना बना के कैसे रहने लगे। उन्होंने खेती बाड़ी कैसे शुरू की, उन्होंने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे शुरू किया, खेती बाड़ी कैसे शुरू हुई, उनकी लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव आए, ये आपको सब समझ में आएगा जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे। फिर परमानेंट सेटलमेंट्स कैसे बनी, परमानेंट सेटलमेंट्स जैसे आज हम देखते हैं हमारे शहर, हम कई बार जहाँ पैदा होते हैं वहीं हम बड़े होते हैं, वहीं हमारा स्कूलिंग होता है, और वहीं शायद हम शादी करके बच्चे करके वहीं रहते हैं, कि इट इज अ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। हमारा एक देश है या हमारा एक स्टेट है, हमारा एक शहर है। फिर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कैसे हुआ ये समझते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर समझते हैं कि ट्रेड, व्यापार, व्यापार कैसे बना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब व्यापार बढ़ता है, जब ट्रेड बढ़ता है, तो हमारे जो शहर हैं वो और एक्सपांड होते हैं, अर्बन सेंटर्स बनते हैं। जैसे हम मुंबई की बात कर लें, क्योंकि वो फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पे ट्रेड का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत बिजनेस बहुत है वहां पे, इसके लिए वो एक अर्बन सेंटर बन गया है। कोरिलेशन बिटवीन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिक्लाइन इन ट्रेड एंड डिक्लाइन ऑफ अर्बन सिटीज। तो जैसे ट्रेड, जैसे व्यापार कम होता जाता है, घटता जाता है, वैसे ही जो बड़े अर्बन शहर हैं, बड़े सेंटर हैं, सिटी सेंटर्स हैं, वो भी जो है उनका भी डिक्लाइन होता जाता है, वो भी डूबने लगते हैं, कि जब व्यापार डूबने लगता है। तो ये सब जो है हम चैप्टर 1 to 4 में समझेंगे, आपका यूनिट 1 में। ये हो गया आपका अर्लीस्ट एंशियंट पीरियड। फिर आ जाते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 पे, इंडिया बिफोर 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा। 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा मतलब 500 BCE के दौरान, उससे पहले, ज्यादातर उससे पहले। रिटर्न सोर्सेस, हिस्टोरिकल पीरियड, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अर्ली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, गांव का सरपंच बनाना, गांव की सभा बनाना, एक ग्राम पंचायत बनाना, और फिर वो कैसे शहर के साथ साथ बड़े होते जाते थे, उनका क्या पावर, कैसा वर्किंग होता था, कैसे काम करते थे, ये सब समझेंगे। comprehends the transitional process in politics, social society, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, कैसे कैसे यहाँ पर हम ट्रांजिशन देखते हैं, कैसे कैसे बदलाव देखते हैं। और सेकंड, अर्बनाइजेशन का पीरियड। पहली अर्बनाइजेशन हमने देखी नियोलिथिक एज के बाद, ये हम सेकेंड अर्बनाइजेशन देखेंगे। उसके बाद आ गया एक्सप्लेन्स अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द अर्ली इंडियंस विथ डिस्टेंट रीजन्स। अब व्यापार जो था देश के अंदर नहीं था, देश के बाहर भी जाने लगा। तो देश के बाहर इंडियंस ने कैसे व्यापार किया, कैसे दूर दराज की सिविलाइजेशन, दूर दराज के शहरों से उन्होंने कॉन्टेक्ट बनाया, ट्रेड किया, ये भी समझेंगे। राइज ऑफ इंडिया, फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया एंड इट्स बैकग्राउंड, इंडिया का पहला साम्राज्य, वो हम समझेंगे। डिस्क्राइब इंडिया रिलेशन विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से उनका कैसा रिश्ता रहता था, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है आपका थर्ड यूनिट, 6th सेंचुरी से 13th सेंचुरी क्राइस्ट एरा के पीरियड में। तो ये हो गया करीबन 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब 500 BCE से लेकर के आफ्टर क्राइस्ट में आपका 1200 तक। 1200 तक क्यों, ये मैं आपको आगे समझाती हूँ कि इस पीरियड में हुआ क्या। मौर्यन एम्पायर के बाद अलग अलग फील्ड्स में क्या चेंजेस आई। आपका मौर्यन पीरियड जो था, इस पीरियड में सेकेंड यूनिट वाले पीरियड में कवर हो जाता है। पोस्ट मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बाद क्या बदलाव आए, वो हम इसमें देखेंगे। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे साम्राज्य खड़े हुए थे। उसमें हमारा पांड्यन एम्पायर आता है, पांड्या आते हैं, उसके बाद चालुक्य आते हैं, राष्ट्रकूटा है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीजनल साम्राज्य जो थे अलग अलग जगहों पर, हमारे सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, उसके बाद हमारे साउथ इंडिया में, इवन ओडिशा साइड, बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य, ककटिया एम्पायर, बहुत सारे थे जो खड़े उठे हमारे देश में। Okay, critically review the fact that Indians had established strong trade relations with Rome.
इस पीरियड में हमारा रोम साम्राज्य जो है उससे भी बहुत अच्छा ताल्लुकात बन गया था। फिर developed sense of pride and history of ancient India, as within a span of few centuries, Indian trade had expanded far and wide, reaching Southeast Asia, and with the expansion of trade and Indian culture also spread in distant regions. अब क्योंकि हमारे लोग देश से बाहर जाते थे, ट्रेड करते थे, तो हमारा कल्चर भी जो है हमारे साथ देश से बाहर जाता था। तो इससे क्या होता था, साउथ ईस्ट एशिया में खास करके आप देखेंगे आपको टेम्पल्स देखने मिलेंगे। हमारे इंडिया में जैसे गॉड और गॉडेसेस की मूर्तियां होती हैं, वैसी मूर्तियां आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगी। तो एक इंडिया का इन्फ्लुएंस आपको साउथ ईस्ट एशिया में और भी और कहीं बहुत सारे देशों में देखने को मिलता है। वो क्यों होता था, क्योंकि जो है हमारा कल्चर हमारे व्यापारियों के साथ बाहर चला जाता था। फिर हमारा आता है लास्ट यूनिट आता है जो है 13th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक। 19th सेंचुरी की बात करें तो 1800s तक, 1200 से शुरू करके 13th सेंचुरी मतलब 1200 से शुरू करके 1800s तक का पीरियड। इसमें हुआ क्या, हम एंशियंट से मिडिवल प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ने लगे। हमारा जो है पॉलिटिक्स चेंज होने लगा। उसमें हमने अरब्स का इन्वेजन देखा, मोहम्मद बिन कासिम को देखा, मोहम्मद खिलजी को देखा, और बहुत से ऐसे मोहम्मद गौरी को देखा। उन्होंने जो इंडिया पे इन्वेड किया, उन्होंने जो इंडिया को प्लंडर किया, वो हमने देखा। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का हमने साम्राज्य खड़ा होते, दिल्ली सल्तनत हमने खड़ी होते देखी, जो कि शुरू हुई थी। उसमें 5 जो है साम्राज्य खड़े हुए थे, कह सकते हैं 5 डायनेस्टीज आई थी, गुलाम डायनेस्टी से शुरू करके, जिसमें आपको पता होगा हमारे फेमस रूलर्स थे, इल्तुमिश थे, फिर उनकी बेटी रजिया सुल्तान थी, फिर खिलजी थे, उसके बाद हमारे तुगलक्स थे, हमारे लोधी थे, सैयद थे। वो सब दिल्ली सल्तनत का हिस्सा थे, उनके बारे में हम समझेंगे। पर विथ रेफरेंस टू महाराष्ट्र पढ़ रहे हैं तो आपको फिर भी एक छोटा सा नैरो डाउन हो जाता है कि हम जितना भी हिस्ट्री पढ़ेंगे मोस्टली वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पे फोकस ज्यादा डालेगा, ऑल ओवर इंडिया कवर करने की जगह। तो अगर आपको ऑल ओवर इंडिया कभी अगर आपको मेडिवल इंडिया पढ़ना हो, मेडिवल इंडिया को समझना हो ना, आई सजेस्ट आप सतीश चंद्र का मेडिवल इंडिया जरूर पढ़िएगा। एक्सप्लेन्स द प्रोग्रेस इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड रूट्स इन एंशियंट इंडिया, ये हम जानेंगे। शो प्लेसेस ऑफ कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चर कहाँ कहाँ चेंज होने लगा, कल्चरल इम्पैक्ट क्या था, ये समझेंगे। मिडिवल इंडिया में मध्यकालीन भारत में शहरीकरण अर्बनाइजेशन कैसे था। उसके बाद आर्ट लिटरेचर आर्किटेक्चर इन फील्ड्स में कैसे डेवलपमेंट हो रही थी। एनालाइज द कैजुअल फैक्टर्स दैट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, अरब के इन्वेशन के बाद दिल्ली सल्तनत बनी, दिल्ली सल्तनत के गिरने के बाद मुगल एम्पायर इंडिया में खड़ा हुआ, वो कैसे खड़ा हुआ, उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, क्या कारण थे, वो समझेंगे। इस पीरियड में इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब जो टैक्स लगाने का सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू बेस्ड होता था, वो कैसे काम करता था, क्या सिस्टम था वो टैक्सेशन का, वो हम समझेंगे। उसके बाद स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज्य, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में स्वराज्य की शुरुआत की थी। उनकी आइडियोलॉजी को हम जानेंगे, उनके जो लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया वो हम समझेंगे, इस्टेब्लिश कैसे हुआ स्वराज्य, उस फैक्टर्स को हम जानेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, वो अपनी पॉलिटिक्स, अपने कोर्ट को, अपनी वार स्ट्रेटजी को कैसे चलाते थे, ये सब भी हमारे इसी चैप्टर का जो है पार्ट होगा। उसके बाद पेशवा पीरियड आया था, कि अगर आपको याद होगा तो हमने बाजीराव मस्तानी देखी है, जो कि वो पेशवा हुआ करते थे। तो जब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद छत्रपति जो थी, राजा जो थे, उनके पावर कम होते जा रहे थे, और जो पेशवा था, जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनका पावर जो है पॉलिटिक्स में, कोर्ट में, सोसाइटी में ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस जो है बढ़ने लगा था। तो वो क्या पीरियड था, वो हम पीरियड को भी समझेंगे। इस तरह जो है आपके चारों यूनिट और 16 चैप्टर्स जो है कंप्लीट होंगे, जिसमें आपके पहले दो दो जो होंगे वो मोस्टली फर्स्ट और सेकेंड यूनिट आपका एंशियंट प्राचीन भारत के बारे में होंगे, और जो आपका थर्ड यूनिट है वो एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह है, कि हम कैसे प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत एंशियंट से मिडाइवल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो आपका फोर्थ यूनिट है वो पर्टिकुलरली जो है आपका मिडाइवल पीरियड कवर करता है, क्योंकि पेशवास तक आपकी हिस्ट्री बताई गई है, पेशवास के आगे ब्रिटिशर्स का पीरियड आ जाता है, तो वो हो जाता है आपका मॉडर्न इंडिया। तो इस तरह आपके 16 चैप्टर्स हैं जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। इस तरह आपको
उसके बाद हमारा आपको पता होगा हमारा क्यूआर कोड है आपके पास इंस्टाग्राम के पेज का, हिस्ट्री बाय सिमरन का, और हमारे टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालती रहती हूँ कि टेलीग्राम चैनल जो है उसका भी मैंने नाम अपडेट कर दिया है। एसएससी बोर्ड स्टैंडर्ड 10th के बजाय मैंने इसका नाम अभी अपडेट किया है कि टू हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी, क्योंकि अब ये सबके लिए है, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए नहीं है। अब 10th की हो, 11th की हो, फिर आगे जब हम 12th का सिलेबस शुरू करेंगे तो जो सारे अपडेट्स हैं एक ही टेलीग्राम चैनल पर रहेंगी। अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स मैंने सोचा कि मैं नहीं बनाऊंगी, एक ही चैनल पे हम फोकस करेंगे। और हमारा जो हिस्ट्री बाय सिमरन का कहते हैं इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का पेज भी आपके पास है कि इंस्टाग्राम के पेज का भी ये वाला क्यूआर कोड है जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है। राइट में जो दिख रहा है वो क्यूआर आपका टेलीग्राम का है, ज्वाइन कर लीजिए इस क्यूआर कोड से स्कैन करके। मैं फिर भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। उसके बाद मैंने क्या किया, अब जो मैंने कुछ महीने मैंने नहीं डाले हैं वीडियोस, उस पीरियड में ब्रेक में मैंने क्या किया, मैंने जो है दो इम्पॉर्टेंट चीजें की। पहला मैंने जो किया, अपना एक ऑफलाइन बिजनेस भी शुरू किया है। मैंने एक बहुत ही रजिस्टर्ड कंपनी मैंने शुरू की है, सिनारा फूड्स एंड स्पाइसेस का। तो ये उसका इंस्टाग्राम पेज है जो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। ये फिलहाल हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवर नहीं कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। पर अगर आप लोग अंबरनाथ, बदलापुर, उल्लासनगर, कल्याण, थाने इन एरियाज में रहते हो तो आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हमारा स्टोर भी अंबरनाथ में है। उसके बाद जो है मैंने दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस छोटे से ब्रेक में मैंने की है, अभी मैंने आपको जैसे बताया इंडिया का रोमन एम्पायर से कांटेक्ट रहता था, रोम से हमारा ट्रेड होता था। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस पीरियड में, इस ब्रेक वाले पीरियड में, अप्रैल में, मैंने अपना ड्रीम डेस्टिनेशन जो है वो पूरा किया। मैंने अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन विजिट की, घूमने गई अपनी फेवरेट जगह जो हमारे लाइक सबके लाइफ में कभी ना कभी ड्रीम होता है यूरोप जाने का, वो मैंने फाइनली पूरा किया। मुझे एक चांस मिला और मैंने वो चांस लाइक ग्रैब किया, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और अपना सपना पूरा करके आई। मैंने वो काफी सारी ऐसी जगहें देखी जो मैंने लास्ट ईयर आपके 10th के सिलेबस में पढ़ाई थी, जैसे कि लूवो म्यूजियम हमने देखा था जहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग है। या रोमन एम्पायर की बात करें तो रोम मैंने देखा, मुझे रोम के पुराने एंशियंट रिलिक्स देखने को मिले। सो दैट दिस वाज दो ऐसी चीजें हैं जो मैंने इस ब्रेक में की हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने इस ब्रेक में क्या किया, और ये भी बताइएगा कि आपके 10th के एग्जाम्स कैसे गए, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया, क्या आपको मेरे पढ़ाने से कुछ हेल्प मिली, क्या कुछ ऐसा था जो आपको एग्जाम में याद आया कि सिमरन मैम ने पढ़ाया था। सो प्लीज लेट मी नो।